ओके, सो कल हमने फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन, कुछ अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस करने मींस जो कॉन्सेप्ट है एज सच कि सनलाइट भी पार्टिसिपेट कर सकता है इन ऑल काइंड ऑफ रिएक्शंस, और जो प्लांट का रॉ एनर्जी है, जो फर्स्ट इनिशियल एक्सेस एनर्जी है, वो सनलाइट से मिल रहा है। ये चीज जो डिस्कवर हुई, कैसे डिस्कवर हुई, वो सारी जर्नी के बारे में हमने कल डिस्कस किया। आज हम फोटोसिंथेसिस के दो इंपॉर्टेंट फेजेस, दैट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो लाइट रिएक्शन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहली चीज है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कि ओवरऑल एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है। तो सबसे पहले सनलाइट का रोल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, देन वो एनर्जी को बोरो किया, उसे कन्वर्ट करवाया एंड देन रिलीज करवाया। आगे उसके बाद क्या हो रहा है, देयर इज वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज इमर्सन इफेक्ट। इमर्सन इफेक्ट के बाद फोटो सिस्टम, दो डिफरेंट फोटो सिस्टम है जो अलग अलग वेवलेंथ पे एक्टिवेट होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फोटो सिस्टम 1 एंड 2। एंड लास्ट इज अबाउट ये फोटो सिस्टम सारी चीजें क्यों चल रही हैं, ताकि एटीपी सिंथेसिस हो, और एटीपी तभी सिंथेसाइज होगा जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा। सो फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन दो टाइप का है, क्योंकि दो सिस्टम है इसीलिए इनकी वजह से दो टाइप के फॉस्फोराइलेशन भी अगर हो रहे हैं। पहला है साइक्लिक एंड अनदर वन इज नॉन साइक्लिक। इतना कल तक हमने किया था। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले लाइट रिएक्शन की शुरुआत होगी विद द बॉम्बार्डमेंट ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट को क्या करना है, रिसीव करवाना है। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट, यानी जैसे ही सनलाइट क्लोरोप्लास्ट के सर्टेन लोकेशन जो कि एक्टिवेट होंगे, जहां पे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो अगर वहां पे आ रहे हैं, जैसे ही क्लोरोफिल या उनके पिगमेंट्स पे वो सनलाइट फॉल होगा, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से एक्सेस एनर्जी या इलेक्ट्रॉन कह लो, वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेज पे पहुंच गया। सो सनलाइट की वजह से क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ, क्योंकि उसने एब्सॉर्ब कर लिया सारा सनलाइट। अब वो एनर्जी एब्सॉर्ब करने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विल अपने ग्राउंड स्टेट से चला गया टुवर्ड्स एक्साइटेड स्टेज। अभी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एक्सेस अगर एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के पास अब एक्सेस एनर्जी हो गया, मतलब अब इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, उसे माइग्रेट करवाना है। तो वो एक ही जगह तो बैठेगा नहीं पूरी एनर्जी लेकर, तो उसका मेन पर्पस है इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन। इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन बट स्पेसिफिक लोकेशन पे ही, सही जगह पे, गलत जगह पे नहीं। सो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होगा। इस चीज की वजह से जब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, वो अपने अपने लोकेशंस पे पहुंच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट विल लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी। और यही जो एक्सेस एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, इसी एक्सेस एनर्जी को कन्वर्ट करवाना होता है इनटू केमिकल एनर्जी। यही टारगेट है हमारा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाएंगे, तभी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स जो केमिकल्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्शन को कंटिन्यू करवाएंगे। सो ये फर्स्ट हो गया हमारा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट, क्योंकि उसने वो एनर्जी को कैरी किया है, और उसका रीचिंग टू द स्पेसिफिक लोकेशन व्हाइल रिलीजिंग द एनर्जी। तो जब वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, इट मींस यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, कि जो भी एक्सेस एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, उसे हम केमिकल एनर्जी में या एक सही डायरेक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं। सो पहली चीज यहाँ पे ये हुई। अब दूसरा पॉइंट, सनलाइट का हो गया इंट्रोडक्शन। अब दूसरी चीज, साइंटिस्ट नेम एज इमर्सन, उन्होंने एक हाइपोथेसिस जनरेट किया। हाइपोथेसिस नहीं, उनकी एक फाइंडिंग ही थी, उनके साथ उनके पार्टनर थे लेविस। व्हाट दे एक्चुअली अंडरस्टूड, उन्होंने ये चीज देखी कि ओवरऑल
जो सनलाइट का एक्शन है या क्लोरोफिल पे जो भी एक्टिविटी हो रही है वो एक सर्टेन वेवलेंथ पे ही एक्टिवेट हो रहा है, उसके अलावा और कहीं भी नहीं हो रहा। सो बेसिकली उन्होंने सनलाइट यानी व्हाइट लाइट का वेवलेंथ चेक किया और उन्होंने चेक करने के बाद व्हाट दे कंक्लूडेड कि जो फोटोसिंथेसिस है वो पीक पे भी जाता है और उसके बाद वो साइमल्टेनियसली ड्रॉप भी हो जाता है। तो ऑल्टरनेट हाई एंड लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये पैटर्न प्लांट में रहता ही है। तो ड्रॉप हो कहाँ पे रहा है? इट इज ड्रॉपिंग एट समवेयर अराउंड 680 नैनोमीटर, जिसको आप रेड ड्रॉप भी बोलते हो। क्यों रेड ड्रॉप बोल रहे हैं? कैन एनीवन आंसर फ्रॉम द क्लास? वाई वी आर कॉलिंग 680 नैनोमीटर पे जो फोटोसिंथेसिस का ड्रॉप हो रहा है उसे रेड ड्रॉप ही क्यों बोल रहे हैं? ओके, समीक्षा ने आंसर किया है। एनीवन एल्स? थिंक अबाउट इट। कोई भी न्यू चीज नहीं बता रही मैं, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यू हैव टू आंसर, कुछ तो आंसर करना पड़ेगा। ओके, एज पर समीक्षा, समीक्षा का आंसर बता रही हूँ, एटलीस्ट इतना बताओ ये आंसर सही है या नहीं। शी सेड कि जो सर्टेन 680 नैनोमीटर वेवलेंथ है वो रेड लाइट की वेवलेंथ है, दैट्स व्हाई। ओके, रुचिर ने भी सेम आंसर किया है। सो इज इट करेक्ट? आर दे बोथ करेक्ट? 680 नैनोमीटर रेड लाइट का वेवलेंथ है इसलिए। यस और नो इतना तो बोल सकते हो। मैम फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है इसलिए। ओके, एक्चुअली दे बोथ स्टूडेंट्स आर करेक्ट। यही तो आंसर है। फिजिक्स में सारे वेवलेंथ्स पढ़े हैं ना, स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ्स पढ़े हैं। इंफ्रारेड के लिए, अल्ट्रावायलेट के लिए, मींस इन जनरल भी स्पेक्ट्रम की रेंज आप लोगों ने पढ़ी होगी, आपके सिलेबस में है ये चीज। तो अगर आपने पढ़ी है तो इतना नोटिस नहीं किया कि रेड का वेवलेंथ क्या है, समवेयर अराउंड 630 740 समथिंग, दिस इज द रेंज। तो अगर ये रेंज है तो उसी रेंज में तो ये हो रहा है। तो अगर वो रेंज है इट मींस कि ये रेड लाइट का जो सनलाइट स्पेक्ट्रम का जो रेड लाइट पोर्शन है उसका वेवलेंथ है, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ड्रॉप होता है। ऐसा इमर्सन ने देखा, उन्होंने यही चीज नोटिस की। तो दैट्स वाई उन्होंने इसको रेड ड्रॉप कॉन्सेप्ट बोला। सो उन्होंने ये चीज बोला कि शॉर्टर एंड लॉन्गर वेवलेंथ के जो लाइट्स है वो ऑल्टरनेटली या फिर कह लो साइमल्टेनियसली एक्सपोज करते ही रहते हैं। तो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो कंटिन्यूसली शॉर्टर एंड लॉन्गर वेवलेंथ को एक्सपोज होता रहता है, इसका एक्सपोजर रहता ही है। और क्योंकि शॉर्टर एंड लॉन्गर वेवलेंथ दोनों ही साइमल्टेनियसली होने चाहिए, उसी की वजह से वही चीज अफेक्ट करती है ओवरऑल फोटोसिंथेटिक रेट को। ओके, देन इसीलिए इन्होंने ओवरऑल क्या बताया, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला, दैट इज द क्वांटम यील्ड। अब क्वांटम यील्ड क्या था?
कि कितना एनर्जी या सनलाइट कितना रिक्वायरमेंट है या कितने फोटॉन्स रिक्वायर्ड है कि पर्टिकुलर ऑक्सीजन रिलीज किया जा सके या फिर वो डार्क लाइट रिएक्शन कंटिन्यू करवाया जा सके और इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट करवाया जा सके। तो उसी मिनिमम यील्ड के बारे में उन्होंने बात की थी। सो दैट इज द क्वांटम यील्ड, जो मैंने कल की क्लास में भी इंट्रोडक्शन सेशन में क्वांटोसोम्स के बारे में बताया था। दैट इज द यूनिट जिसको मेजर करते हैं। एंड क्वांटम क्या हो गया? द मिनिमम अमाउंट, जो मिनिमम एंटिटी है जिस भी चीज के फॉर्म में रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे अब एनर्जी है तो यहाँ एनर्जी ले लो, सनलाइट है तो सनलाइट ले लो, तो जितना भी मिनिमम सोर्स का रिक्वायरमेंट होगा ताकि एक वर्क डन हो पाए, एक काम हो पाए, दैट इज योर क्वांटम यील्ड। सो व्हाट दे कंक्लूडेड, दे बेसिकली एक्चुअली कंक्लूडेड अबाउट द वेवलेंथ इफेक्ट, कि कौन सा वेवलेंथ कहाँ पे काम आ रहा है। सो दो वेवलेंथ उन्होंने लोएस्ट फोटोसिंथेसिस ड्रॉप के बारे में डिस्कस किया, विच इज एट 680 नैनोमीटर, एंड देन व्हाट दे डिस्कस्ड कि ओवरऑल 700 नैनोमीटर के पास क्या हो रहा है, फोटोसिंथेटिक रेट इंक्रीज हो रहा है। तो यही इंक्रीज एंड डिक्रीज साइमल्टेनियसली चलता रहता है एंड इट इज रिक्वायर्ड। प्लांट्स का पैटर्न इसी तरीके से सेट किया गया है। सो दिस इज अबाउट your second type of immersion effect. Students, just wait for 1 minute. Give me 1 minute. ओके, नाउ ये दो चीजें हो गई। इतनी बात सबको समझ में आई? 2 स्टेप और रह गए हमारे लाइट रिएक्शन के। इतना समझ में आया? कोई डाउट? ओके, अगर समझ में आ गया देन आई विल मूव अहेड। थर्ड पोर्शन मींस थर्ड स्टेप इज अबाउट द टू फोटो सिस्टम। दोनों फोटो सिस्टम का अंदाजा पहले कैसे लगा, कैसे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो दो अलग अलग फोटो सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, ये चीज तो पता चल गई, बट वो दो अलग अलग वेवलेंथ पे भी काम कर रहे हैं। सो जो फोटो सिस्टम है PS1 एंड PS2 कहते हैं। अब PS1 जो है वो अपना मेन इफेक्ट शो करता है एट 700 नैनोमीटर इस वेवलेंथ पे, और PS2 शो करता है एट 680 नैनोमीटर। ये दो चीजें बन गई, बट एग्जैक्टली इनका एक्चुअली एनलाइटमेंट कैसे होगा, कैसे ये काम करना स्टार्ट करेंगे? सो व्हाट दे हैव, ईच फोटो सिस्टम दे हैव एक सेंटर, एक रिएक्शन सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सो दे हैव द रिएक्शन सेंटर। अब ये जो रिएक्शन सेंटर है, इसी को आप दूसरे लैंग्वेज में बोल रहे हो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सारा लाइट रिसीव करता है एंड एब्सॉर्ब करता है। लाइट हार्वेस्टिंग का मीनिंग क्या हुआ? जो भी चीज उसके पास आ रही है, यानी लाइट के फॉर्म में जितना भी अमाउंट उसके पास आ रहा है, उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफर करना है या फिर एब्सॉर्ब करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग। तो उन्होंने ये चीज शुरू कर दी। सो ये एग्जैक्टली LHC कंपाउंड कहाँ पे होता है? ये क्लोरोफिल ए पिगमेंट में प्रेजेंट होता है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स या जो सेंटर है, ये हम कहाँ पे बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए में यानी एक ऐसा एरिया होगा, द सेंटर पॉइंट, जहां पे सारा का सारा सनलाइट बॉम्बार्ड होगा, वो यहीं पे आएगा। दैट इज देयर इफेक्टिव पॉइंट। बाकी जो प्रोटीन यूनिट्स होंगे उसके अराउंड वो प्रेजेंट होंगे, क्योंकि दे आर द रिसीवर पार्ट। इनको जितना भी लाइट इस LHC मॉलिक्यूल ने रिसीव किया,
उसको एब्जॉर्ब करवा के उसे ट्रांसफर करवाएगा टुवर्ड्स ऑल द प्रोटीन यूनिट्स, इनके तरफ वो पहुंचाएगा, मीन्स रिसीव करके डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा। और ये जब रिसीव कर रहा है इतनी सारी लाइट एनर्जी, जब ये एब्जॉर्ब कर रहा है, सो एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ये क्या कर रहा है, व्हाट इट इज डूइंग, वो एक्चुअली एनर्जी ले रहा है, एनर्जी इनटेक ही हो रहा है। तो ये जो भी एनर्जी ले रहा है, इट मीन्स कि LHC कहीं ना कहीं दूसरे फॉर्म में अगर हम बात करें तो एंटीना का काम करेगा, सिग्नल्स डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे LHC क्या हो गया, इट इज ईदर द रिएक्शन सेंटर और द एंटीना ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसका मेजर वर्क है जितना भी सनलाइट है, जो भी लाइट आ रहा है उसे क्या करना है, रिसीव करना है एंड एब्सॉर्ब करना है, एब्सॉर्ब करके इसे दूसरे यूनिट्स को ट्रांसफर करना है। तो जब ये रिसीव कर रहा है तब जाके इसके रिसीव किए हुए एक्स्ट्रा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और आगे का काम शुरू हो गया, देन वो माइग्रेट होना शुरू हो गया। सो दिस इज हाउ ऑल द थिंग्स वर्क। अब सबसे पहले क्या होगा, एक्साइटमेंट किसकी होगी सबसे पहले, हमेशा फर्स्ट फोटो सिस्टम 2 will be excited at 680 नैनोमीटर। फोटो सिस्टम 2 सबसे पहले उसका LHC जो है वो एक्साइट होगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा एंड देन कहां पे ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर टू फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 पे इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर करेगा तब जाके वहां पे हायर एनर्जी मॉलिक्यूल बनेगा। हायर एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पे है NADP। सो इसका क्या करवाएंगे, रिडक्शन। सो रिडक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट होगा इनटू NADPH2। और इन्हीं सब चीजों की वजह से आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, जब ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं इसके साथ साथ ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो रहा है। बट व्हाई ऑक्सीजन इज गेटिंग इवॉल्व, बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। सो अगर मैं इन सारी चीजों को सम अप करने की कोशिश करूं तो क्या हुआ, पूरे के पूरे 3 स्टेप्स में क्या हुआ कि सबसे पहले LHC ने सारा सनलाइट या एक्सेस एनर्जी रिसीव किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद PS2 का एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, टू PS1। मीनवाइल ये जो सारी चीजें हो रही हैं, जब सारे सिस्टम एनर्जी, लाइट एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं तो वाटर को वो स्प्लिट कर रहे हैं। वाटर को अगर स्प्लिट करेंगे, दे आर गोइंग टू गेट इलेक्ट्रॉन, दे आर गोइंग टू गेट प्रोटॉन, प्लस साथ ही साथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो गैसियस फॉर्म में है, ये इवॉल्व हो जाएगा। यही वो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास एक्सेस एनर्जी है, जिसे कहां पे जाना है, टुवर्ड्स PS1। तो यही वो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे गया। और इसके बाद H+ आयंस जो होंगे वो दूसरे बाकी सब जितने भी एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। सो दिस वे क्या हो रहा है, ओवरऑल क्लोरोफिल पिगमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बेसिक एक्शंस। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. Okay. Shall I change the slide? Now, after splitting of water, इलेक्ट्रॉन जब फोटो सिस्टम 2 तक पहुंचा,
इसकी वजह से और भी चीजें हुई, यानी जो H+ आयन उनके पास था उसका मेजर वर्क है। नाउ यू हैव टू मूव टू द फोर्थ पार्ट जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन की बात हो रही है। एंड क्योंकि ये लाइट रिएक्शन में हो रहा है, द रीजन इज द सनलाइट, इसीलिए इस पूरे स्टेप को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। अब जो प्रोटॉन मिला था, अब ये प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। कौन से एंजाइम? एटीपी सिंथेज। साथ ही साथ ये प्रोटॉन और कहां पे जा रहा है? फोटोसिस्टम 1 में NADP को रिड्यूस कर रहा है। साथ ही साथ एक्चुअली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ऐड करवा रहा है। तो इन पूरे ओवरऑल दोनों स्टेप्स में क्या होगा? दोनों स्टेप में फॉस्फेट ग्रुप का बाइंडिंग होगा। फॉस्फेट ग्रुप अगर बाइंड हो रहे हैं तो उनकी बॉन्डिंग के साथ साथ यहाँ पे एनर्जी भी बन रही है, उन्हीं के बॉन्ड में एनर्जी प्रेजेंट है। अब वो एनर्जी बन रही है, सो ये दोनों हायर मॉलिक्यूल्स, इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। सो ओवरऑल जो फॉस्फेट ग्रुप है ये दो टाइप के मेथोडोलॉजीज के साथ अटैच होते हैं। पहला है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड दूसरा है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब साइक्लिक का मीनिंग क्या हुआ? साइक्लिक का मीनिंग हुआ कि कोई भी चीज शुरुआत हुई और वहां पे जैसी शुरुआत हुई थी वापस से इलेक्ट्रॉन इट विल कम बैक टू द लोकेशन। पहला साइक्लिक में बता देती हूँ आपको साइक्लिक में क्या हो रहा है। साइक्लिक में हमेशा ओनली फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व साइक्लिक के केस में। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसके साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। थ्रू विच ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसे मूव करना है, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये क्या हो रहा है? इट हैज टू गो टू द एटीपी सिंथेज और एटीपी सिंथेज को एक्टिवेट करवा के इसे क्या बनाना है? एटीपी बनाना है। बट वो वापस से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस से अपने फोटो सिस्टम के पास आ रहा है, जहां से वो निकला था वहीं पे वो वापस आ रहा है। तो इट मींस कि इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक फ्लो जो है वो मेंटेन करवाया जा रहा है। अगर साइक्लिक फ्लो मेंटेन हो रहा है और ये सारी चीजें कब पॉसिबल होंगी? व्हेन वेवलेंथ इज ऑलवेज गोइंग टू बी अबव 680 नैनोमीटर। अगर उससे अबव है तो इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी होगा कि वो क्या करेगा, जहां से शुरू हुआ है वहां पे वापस से आएगा। बट ओनली फोटो सिस्टम 1 विल बी रिस्पॉन्सिबल। इस केस में साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में ओनली फोटो सिस्टम 1 विल बी रिस्पॉन्सिबल। जब दो फोटो सिस्टम साथ में ऐड होंगे, यानी दोनों ही फोटो सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा, तब जब वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं आता। वो दूसरे प्लेसेस पे अलग अलग तरीके से यूज हो जाता है और साथ ही साथ वो एटीपी भी प्रोड्यूस करता है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है, दैट विल बी नोन एज non-cyclic phosphorylation. Non-cyclic में exactly क्या हुआ? Both the systems are involved, photosystem 1 and 2. अब इन्होंने रिलीज किया इलेक्ट्रॉन को जैसे लास्ट टाइम हुआ था, उसके बाद रिलीज करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन यूज किया गया एट डिफरेंट लोकेशंस या डिफरेंट प्लेसेस कह लो, और देन वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? दे आर प्रोड्यूसिंग साइमल्टेनियसली एटीपी ऑल्सो। अगर ये चीज अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी हो रही है, इट मींस दे आर नॉट गोइंग बैक और रिसीव्ड बैक टू देयर फोटो सिस्टम, रिस्पेक्टिव फोटो सिस्टम। अगर वो वहां तक नहीं जाएंगे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, वाटर स्प्लिट हुआ था, उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो वापस से अब उस फोटो सिस्टम के पास नहीं आएगा। अब दूसरी चीज, जो फोटो सिस्टम 1 एंड 2 है, इनका प्रेजेंस कहाँ है? एनीवन नो? याद आ रहा है कुछ कि इनका प्रेजेंस कहाँ होता है? फोटो सिस्टम 1 एंड 2 का कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? Where? Can you name? Photosystem 1, stroma, lamellae, and inside the thylakoid.
Okay, very good. And photosystem 2 will be inside the thylakoid. Okay. So यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, इट इज अकरिंग इन द लैमेला ऑफ ग्रेना, वी कैन कॉल इट, और मे बी लैमेला ऑफ ग्रेना बोल रहे, इट मींस हम उनके मेम्ब्रेन्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, या थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो वहां पे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है वो अकर हो रहा है. सो बेसिकली ये बात बहुत ही इजी है. अब यहाँ पे बॉटम लाइन आपको क्या समझना है? बॉटम लाइन ये आप समझोगे कि वाटर स्प्लिट हुआ, उसकी वजह से ही एक्सेसिव एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन मिला. इलेक्ट्रॉन जहां भी जाएगा वो बनाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाएगा या अपना सिस्टम एस्टेब्लिश करेगा, एंड वही एक्सेस एनर्जी डिफरेंट लोकेशंस पे जाके उन डिफरेंट लोकेशंस पे रिएक्शंस को फुलफिल करवाएगी. यही चीजें यहाँ पे हो रही है. एट द एंड लाइट रिएक्शन का टारगेट क्या है? टू प्रोड्यूस हायर एनर्जी मॉलिक्यूल एज मच एज पॉसिबल. दैट इज देयर टारगेट. तभी तो उस एनर्जी को यूज करके आगे फूड वो फॉर्म करवा पाएंगे. दैट इज देयर टारगेट. अभी इसी चीज में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो रह गया, जो मैंने आपको बताया नहीं. इलेक्ट्रॉन का गेन एंड लॉस हो रहा है, यानी साइमल्टेनियसली क्या चल रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन चलता ही जा रहा है. इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करवाने के लिए एक प्रोटीन यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज साइटोक्रोम. सो दिस इज द प्रोटीन जो क्या असेंबल करता है, दिस इज द यूनिट जो एक्चुअली मॉनिटरिंग कर रहा है बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यानी इलेक्ट्रॉन मूव तो हो रहा है, माइग्रेट तो कर रहा है, बट वो कहाँ, कैसे, किस तरीके से कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग का काम साइटोक्रोम के पास है. सो दिस इज हाउ योर लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस. एवरीवन अंडरस्टूड? जिनको पिछले बार समझ में नहीं आया, स्पेशली टू देम, आपको इस बार समझ में आया? यस. Yes, ma'am. ओके. अगर आपको ये चीज समझ में आई, ये बात समझ में आई, तो आपको अब ये भी पता चलना चाहिए कि ये सारे फंक्शंस एक्चुअली कहाँ हो रहे हैं? इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. वहीं पे क्लोरोफिल के पिगमेंट्स हैं, उनका रिसीविंग एंड है. अब उनका रिसीविंग एंड है तो बेस्ड ऑन देयर एक्टिवेशन वो किस वेवलेंथ पे एक्टिवेट हो रहे हैं, उस फोटो सिस्टम को वहां पे कहा गया है. सो यही थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में सारा का सारा गिव एंड टेक हो रहा है, फोटोकेमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं. एंड क्योंकि यहाँ पे मेजर रोल किसका है? वाटर के स्प्लिट होने का इंतजार किया जा रहा है, वो सनलाइट की एक्सेस एनर्जी से. जैसे ही सनलाइट यहाँ पे होगा, वाटर स्प्लिट होगा. तो उस मेम्ब्रेनस स्टडी प्लस केमिकल्स के ग्रेडियंट के बारे में जो भी आप स्टडी कर रहे हो, उसी चीज को हम कहते हैं केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस यानी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ग्रेडियंट वो कहाँ पे मीडिएट हुए और कहाँ किस लोकेशन पे जाके किस एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे हैं और किस तरीके से मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, इसके ओवरऑल एनालिसिस को ही आप केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलते हो. लेट मी जस्ट शो यू द पिक्चर वन मोर टाइम. वैसे तो आप सब लोगों ने देखा है, बट अगेन आई विल शो यू फ्रॉम द योर बुक अगेन. सबको दिखा स्क्रीन? कैन यू ऑल सी दैट? Yes or no? Everyone can see? Yes, Yes. Okay. Yes, ma'am. So you can see, तो जो पिंक बैंड आपको दिख रहा है, that is nothing but the membrane, inner and outer membrane. दोनों membranes present हैं. Left side में present है, जहाँ पे भी arrow है, just focus on the arrow. This is your photosystem 2. This is your photosystem 1. सबसे पहले लाइट आया, LHC पे ही जाएगा, एक्टिवेट करेगा, वाटर को स्प्लिट करेगा. वाटर को स्प्लिट करते ही यहाँ से मिलेंगे इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, दैट इज प्लास्टोक्विनोन एंड प्लास्टोसायनिन. प्लास्टोक्विनोन अगर याद नहीं आ रहा, वन मोर टाइम रिपीटिंग, इट इज द इलेक्ट्रॉन कैरियर, एंड प्लास्टोसायनिन इज द
इलेक्ट्रॉन मीडिएटर, यानी उसके ट्रांसफर के ऊपर वो जजमेंट देगा एंड ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा ताकि अननेसेसरीली कहीं भी ये कहीं भी जाके ये रिएक्ट नहीं होना चाहिए। एंड सेंटर में लार्ज प्रोटीन यूनिट है, दैट इज द साइटोक्रोम, जिसका मेजर फंक्शन है टू एक्चुअली बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन ओवरऑल। अब फोटो सिस्टम 1 के पास जो भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन गए, यानी एक एनर्जी लेकर पहुंचे, एंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू, वो NADP को रिड्यूस करवाएंगे। यही तो हमने पहले देखा था, NADP को रिड्यूस करवा रहे हैं तो साथ ही साथ कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। सो यहाँ पे दो चीजें प्रेजेंट हैं, वन इज FD इज नथिंग बट द फेरिडॉक्सिन, यानी आयरन बेस्ड जितना भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो, एंड द अनदर वन इज FNR जो कि ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है। इन सबके फुल फॉर्म आई बिलीव मैंने लिखवाए हुए हैं सबको। एंड देन रेस्ट ऑफ द H+ आयन जो ATP सिंथेज को जाके क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, और ये कॉमन फैक्टर्स हैं और इनके एक्टिवेशन से ADP फॉस्फेट को बाइंड करेगा एंड ATP में कन्वर्ट करेगा। सो दिस होल चैनलिंग एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज योर केमी-ऑस्मोसिस। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. Okay, we'll do one thing. This session is about to end now, so आप लोग दूसरा लिंक ज्वाइन कर सकते हो. Take 2 minutes of break also.